अभी हाल ही में आपने बांग्लादेश पर एक वीडियो बनाया है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लोग इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, क्या भारत में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं? खासकर केरल में जब महिला को जला दिया गया, बहुत सारे फ्रिज में कटी हुई लाशें मिली, और आए दिन मुझे लगता है आए दिन घटनाएं होती रहती। तो ये हिंदुओं की मानवता वाला खून तब क्यों नहीं खौलता है? देखो, हकीकत क्या है ना, हकीकत ये है कि बांग्लादेश में जो हुआ वो तो कुछ नहीं है, उससे सैकड़ों गुना भयानक चीजें हिंदुस्तान में हर रोज होती हैं। तमाम घटनाएं होती हैं जहां जिहादियों की भीड़ आती है, जो है किसी थाने को घेरती है। मैं जिहादी बाहुल्य क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। वहां पे ये ऊंचे पजामे वाले आते हैं, कोई थाना घेरते हैं, उनके लोगों को जिनको किसी भी कारणों से पुलिस ने पकड़ा होता है, थाने से बाहर निकाल के लेके चले जाते हैं। ऐसी तमाम घटनाएं आप देखेंगी कि हिंदुओं का जुलूस जा रहा है, जुलूस में से कोई व्यक्ति जो है हल्का सा दाएं बाएं हुआ, उसको ले जाके नाखून उखाड़ दिया, मार दिया। बहुत सारे ऐसे मामले भी हैं इसी देश में जहां पे थाने से निकाल के मॉब लिंचिंग कर दी गई लोगों की। लेकिन तब यहाँ के हिंदुओं का खून नहीं खौलता। यहाँ के हिंदुओं का खून खौलता है बांग्लादेश पे, दूसरे देश में, जहां वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ के वाले ये नहीं कर रहे हैं कि उनको बांग्लादेश के जो कटे छटे जिहादी हैं उनको कह रहे हैं। असल में इनके अंदर दर्द भरा है यहाँ का, बोलना ये यहाँ के लोगों को चाहते हैं, लेकिन वो है ना, वो नपुंसकता इतनी हावी हो गई है कि बोल ही नहीं पा रहे हैं। इतनी इस हद तक नपुंसकता कि कश्मीर में हिंदुओं को काटा गया, जम्मू का हिंदू नहीं बोला, वरना क्या कश्मीर के आसपास हिंदू नहीं है। संभल में हिंदुओं को काटा गया, 45% आबादी जहां आजादी के पहले थी हिंदुओं की, वहां कटे छटे जिहादियों ने काट काट के 15% छोड़ा है आज हिंदुओं को, और जो 15% है वो भी ससुरे भाग रहे हैं वहां से। ठीक है, वहां के जब हिंदुओं को काटा गया तो वहां के आसपास के जिलों में क्या हिंदू मर गए थे? नहीं, जिंदा थे, लेकिन मदद नहीं की किसी हिंदू की। केरल में जब होता है तो केरल में आज भी कभी कोई घटना होती है जहां तो सारा हिंदू मौन हो जाता है, कोई भी घटना होती है, नहीं लड़ता हिंदू समाज। तो ये हिंदू समाज की नपुंसकता है। मैं बता रहा हूं, ये जिन जिहादियों का ये काम है ना, ये जो कटे छटे जिहादी जो ये भीड़ में आते हैं, 50 की भीड़ में आके, 100 की भीड़ में आके किसी एक आदमी को जला के जाते हैं, इनसे बड़े हिजड़े कोई नहीं है। दुनिया के सबसे दोगली कौम के हैं ये जान लो। अगर 10 मर्द भी इनके खिलाफ खड़े हो जाएं तो इनकी सैकड़ों की भीड़ पजामे में पेशाब कर दे, ये वो लोग हैं। मैं दिन रात तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं महीने में 10 बार इनकी ऐसी तैसी करता हूं जरूर। अगर मेरे 20 वीडियो जाते हैं ना तो 10 वीडियो में ऐसी तैसी। मुसलमानों की आप ऐसी की तैसी करते हैं, मुसलमान महिलाओं की करते हैं, या हिंदुओं की भी करते हैं? मैं उनकी करता हूं, मुसलमानों की। मुसलमान तो मैं स्पेशली मुसलमान नहीं कहूंगा, लेकिन मुसलमानों में जो कटे छटे जिहादी हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो हिंदुओं को सिर्फ चारा समझते हैं। भाईचारा जो शब्द है ना, भाईचारा बहनचारा, उसमें चारा जो हिंदुओं को समझते हैं, भाईचारे के नाम पे लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक मूत जिहाद जो है, ये सारी चीजें करते हैं, उनको करता हूं मैं उनको। अच्छा, मैं वो आदमी हूँ, मैं जो अब्दुल कलाम को मानने वाला आदमी हूँ, मैं अब्दुल कलाम को भी मानता हूँ। लेकिन अगर कहें कि अब्दुल कलाम को मानने वाला आदमी जाकिर नाइक को मान ले तो नहीं, तो मैं उसकी माँ बहन करने से पीछे नहीं हटूंगा। अब मैंने जाकिर नाइक के ऊपर वीडियो बनाया, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मिलियंस में रीच है, और सारे उसके कटे छटे जिहादी जो जाकिर नाइक साला खुलेआम कहता है ये चीज की इस्लाम में औरतें जो है खेती हैं, इनकी खेती करो, ये है वो है, फलाना ढमकाना, उसकी वीडियोस वायरल है, आप सुनिएगा। उसको साले ये फॉलो करते हैं ये कटे छटे जिहादी। अब मैं क्या करूं, उनसे भाईचारा निभाऊं? नहीं निभा सकता। अच्छा, नहीं है मेरे अंदर वो भावना। लव जिहाद की आपने बात की, बजरंग दल से आप जुड़े हुए हैं। बजरंग दल का एक ही काम होता है अक्सर, मतलब जो लोगों के नजर में है, कि लव जिहाद को रोकना, लेकिन क्या उनका ये कर्तव्य नहीं है कि जो हिंदू लड़के हैं और हिंदू ही लड़कियों के साथ गलत करते हैं, 4-4, 10-10 गर्लफ्रेंड बनाते हैं, प्राउड से बोलते हैं, उनको भी कंट्रोल किया जाए? हाँ, मैं आपको अब इस चीज का जवाब देता हूँ। जब हम पार्क में जाते हैं, जब हम किसी होटल में किसी को पकड़ते हैं, या जब हमारे पास समाज की कोई ऐसी घटना आती है जहां पर कोई भी हिंदू समाज का लड़का भी किसी लड़की के साथ गलत कर रहा है, वहां पर हम उनके लिए भी बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि वो बात सोशल मीडिया पर आए। आप पार्कों में बहुत बार देखते होंगे बजरंग दल वाले जो है सनातन का झंडा उठाए जाते हैं। पार्क में जाने का क्या मतलब? पार्क में जाने का मतलब ये सिंपल सामान्य सा रहता है कि पार्क एक सार्वजनिक संपत्ति है, वहां हमारी बहन बेटियां बहुएं जाती हैं, हर वर्ग का, हर उम्र का आदमी वहां जाता है। छोटे बच्चे बड़े बच्चों से सीखते हैं। समाज के जो बड़े लोग हैं वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं जब उनके बगल में बैठा कोई युवा चुम्मा चाटी कर रहा होता है। हम वो जो है पीड़ा, जो उन बड़े बुजुर्गों की पीड़ा है, और वो जो उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है वहां, उस चीज को रोकने के लिए वहां जाते हैं।
और आप कह रही हैं कि बजरंग दल सिर्फ लव जिहाद के लिए, लव जिहाद को रोकता है। बजरंग दल सबसे ज्यादा लव जिहाद ये इसलिए है क्योंकि लव जिहाद पे हम काम करते हैं, क्योंकि वो चीज सबसे ज्यादा आज हिंदुओं को अगर कोई चीज नुकसान कर रही है तो लव जिहाद। लेकिन इसके अलावा क्या क्या चीजें हो रही है? लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, थूक मूत जिहाद हो गया, ड्रग्स जिहाद हो गया, प्रॉपर्टी जिहाद हो गया, हर तरीके की चीजों को बजरंग दल रोकता है। लव जिहाद हम इसलिए रोकते हैं क्योंकि लव जिहाद से ही तमाम तरीके के जिहाद शुरू होते हैं। एक लड़की है, एक लड़की को एक जिहादी फंसाता है, वो फंसाता है, उसको नहीं फंसती तो उससे मित्रता करता है, उसको नशे की आदत लगवाता है, ये आ जाता है ड्रग्स जिहाद। ड्रग्स जिहाद के बाद जो है उसी लड़की के साथ जो है वो शादी करता है, उसके बाद जो है उसको प्रेग्नेंट करता है, जो भी चीजें हैं। उसके बाद जब शादी करता है तो उसके माँ बाप से प्रॉपर्टी पैसे की मांग करता है, वहां पर खड़ा होता है लैंड जिहाद। हिंदुओं में नहीं ये प्रॉब्लम है, कितनी लड़कियों को जला दिया गया दहेज के नाम पर। कितने ऐसे हिंदू हैं जिनकी बीवी होने के बावजूद बीवी गांव में है, शहरों में दूसरी गर्लफ्रेंड रख रहे हैं, या 2-2 3-3 शादी की हैं। तब उस पे आप क्या कहेंगे? ऐसी किसी भी समस्या को, जो समस्या सामाजिक है और जो समस्या हमारे पास आती है, उसका हम उसी तरीके से समाधान करते हैं जैसा समाधान हम इनके केस में करते हैं। समस्या यही तो है, लोग समझना नहीं चाह रहे। आपने कास्टिज्म के तौर पे तो इसको रख दिया, धर्म के तौर पे रख दिया, लेकिन जो हिंदुओं में है सबसे ज्यादा दहेज कहाँ लिया जाता है? हिंदुओं में लिया जाता है ना। दहेज की प्रथा कहाँ पे? हिंदुओं में है ना। तो दहेज की प्रथा, उसके बाद कितने सारे केसेस आए दिन लड़कियां, अब तो चलो सोशल मीडिया है, केसेस दिख रहे हैं, इतने सारे एक्टिव हो जाते हैं, सभी लोग उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। हाँ। लेकिन आज से 10 साल पहले जब सोशल मीडिया का जमाना इतना नहीं था, तब अत्याचार कितने होते थे? आपने कभी सोचा? घरेलू, सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा तो वही होती थी ना, महिलाओं के साथ। देखिए, घरेलू हिंसा का जो मामला है आज के समय में, घरेलू हिंसा के आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। नोएडा में अभी केस में लड़की को जला के मार दिया गया। मैं उस चीज, आप तो अब इस चीज पे तो अगर मैं जाऊं, देखिए जो चीज गलत है वो गलत है। घरेलू हिंसा में अगर लड़की को जला के मार दिया गया, जो आप कह रही हैं जला के मार दिया गया, जो वो वाला मामला है, उस लड़की की बहन का नाम नहीं याद आ रहा, नोएडा में, हरियाणा का जो मामला है, उस मामले में भी जांच चल रही है। उस मामले में भी जिस लड़के के ऊपर इल्जाम लगाया गया है वो भी विचार संगत मामला। मैं बिल्कुल इस चीज का पक्षधर नहीं हूं कि किसी लड़की के साथ अत्याचार नहीं होता है। घरेलू हिंसा का जो भी मामला है, अगर कोई भी बहन बेटी आवाज उठाएगी आएगी तो आकाश त्रिपाठी खुद उसके साथ खड़े होंगे। और अगर कोई भी आदमी है जो समझने को तैयार नहीं है, अगर उस बहन बेटी के ऊपर एक थप्पड़ मारेगा तो 20 लात उसको खुले में मारने का काम करूंगा मैं उस तरीके का आदमी हूं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि प्रशासन से भी तुरंत प्रशासनिक जो भी कार्रवाई है, संगठन से जो कार्रवाई होती है वो तो होती है, प्रशासन से भी जो कार्रवाई है, कानूनन भी जो कार्रवाई है वो करवाने की कोशिश करेंगे। उसमें भी उस लड़की की पूरी मदद करेंगे, उस बहन बेटी की। लेकिन आपको इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ इसी चीज को आधार बनाकर कितने तरीके के झूठे फर्जी मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। आज आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, आप वकीलों के भी पॉडकास्ट लेती होंगी, वकीलों से भी संपर्क में होंगी, आप पूछिएगा कितना बड़ा आधार बनाकर घरेलू हिंसा को और इन सब चीजों को आधार बनाकर कितने झूठे मुकदमे दायर होते हैं, कितने लड़के प्रताड़ित होते हैं, कितने लड़के आत्महत्या करते हैं। न्यूज से लेके सोशल मीडिया तक भरा पड़ा है इस चीज से। और पिछले कुछ दिनों में आप देखिए, चाहे आप अतुल का मामला देख लीजिए, चाहे आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे निखिल जी, आप उनका मामला देख लीजिए, कई सारे मामले में लड़के आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ मामले आते हैं लड़कों के, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, मुझे लगता है आप समझदार हैं ना। हाँ। आप ये भी देखते होंगे कि उसमें आंकड़े लड़कियों के ज्यादा होते हैं। महिला उत्पीड़न ज्यादा, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। मैं आपको अब रेप की बात हम करते हैं तो कुलदीप सिंह सेंगर वाले केस पे हम आ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि कुलदीप सिंह सेंगर के साथ गलत हुआ, वो सही है? कुलदीप सिंह सेंगर के केस में जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस देश की सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था का आप कह सकते हैं परिणाम है। एक ऐसा आदमी जिसने एक लड़की का पूरा परिवार खत्म कर दिया। अब उसके ऊपर मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगा कि जो है उस व्यक्ति ने डायरेक्ट शामिल होकर इस चीज को किया या इनडायरेक्टली किया, लेकिन उस पर यह आरोप है कि उसने उस लड़की के पिता को, उस लड़की की दो आंटियां बांध के मारा। हाँ, और उसके बाद वो जो पुलिस थाने में गए, वहां जाके उनकी मौत हो गई। वो चीज भी प्रशासन किसके दबाव में काम करता है आपको पता है। पुलिस वाले तो 3 महीने के लिए निलंबित होते हैं, उसके बाद फिर से वापस आ जाते हैं। उनको तो पता ही है, उनको जो भी उनका हिसाब किताब बना हो, जो सेंगर से उनका हिसाब किताब था मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ उसमें भी इनका ही था। उसके बाद उसका लड़की का एक्सीडेंट हुआ, उसके शरीर में रॉड पड़ी, वो लड़की टूटी फूटी, उसकी 2 आंटियां मर गई उसमें। ठीक है, तो इन सब चीजों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आज फिर वो धरने पे बैठी हुई है लड़की, आज उसकी बात नहीं, आपने उसको सीआरपीएफ प्रोटेक्शन दिया है, आप हटा के देखिए, आपको पता लगेगा कि नेता अपनी व्यक्तिगत खुन्नस को निकालने के लिए किस हद तक जा सकता है। मैं इस चीज को बहुत
खुले तौर पर मैं इस चीज का विरोध करता हूं कि अगर लोअर कोर्ट से, निचली अदालतों से कोई फैसला आया हुआ है और उस फैसले को पूरी तरीके से इस तरीके से मोड़ देना सिर्फ कानून के एक लूप होल की वजह से, कि पास्को एक्ट में एक लूप होल मिल गया कि भाई वो लोक नेता नहीं, वो लोक नायक नहीं है, या वो लोक सेवक नहीं है, जो उसमें तर्क दिया गया है कि लोक सेवक नहीं है, ये जननायक है या जो है जनता के नायक है, नेता है, इस वजह से जो है उनको छोड़ा जा रहा है। उसके बाद 15 लाख, अगर आप जननायक होने की वजह से छोड़ रहे थे और अगर वो गलत नहीं है, उनकी सजा पूरी हो गई है, उसके लिए छोड़ रहे थे, तो आपको 15 लाख रुपए का उनसे अमाउंट लेने की क्या जरूरत थी कोर्ट को? आपको अगर किसी आदमी को 20 साल की सजा हुई है, आप 20 साल की सजा हुई है इसलिए क्योंकि ये पूरा मामला इतना ब्रूटल था, इस मामले में एक लड़की का पूरा जीवन बर्बाद हो गया, इतनी तरीके की चीजें हुई। और अगर कोई मुझसे ये कहे कि भाई कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष थे, निर्दोष तो थे नहीं, दोष की सजा हुई थी उन्हें, और दोष की जो भी सजा हुई थी उसी सजा के लिए वो हाई कोर्ट गए हुए थे। वहां पर हाई कोर्ट में ऐसी तो कौन सी नई चीज, दम पे तो कोई भी जमानत पा लेगा ना, यही चीज तो हो रही है। मैं यही सजा खत्म, पैसा यही तो एक कारण है कि आसाराम बापू, जो भी आसाराम, संत आसाराम जो भी है, ये उनको भी बेल मिल रही है, बार बार बेल पे बाहर आ रहे हैं। राम रहीम भी जेल में कम, बाहर ज्यादा रहता है, उसकी भी बेल होती रहती है। पैसे से कुछ भी, यही इस न्यायिक व्यवस्था का दोष ही यही है, इस न्यायिक व्यवस्था में पैसे से सब कुछ हो रहा है। अच्छा, आप बीजेपी गवर्नमेंट को किस हद तक मानते हैं, पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? मैं बीजेपी गवर्नमेंट को एक ही परिप्रेक्ष्य में पसंद करता हूं कि उन्होंने हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व की भावना को जगाया, और वो भी मैं समझता हूं कि उन्होंने 5 साल पहले ये काम किया था। 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो हिंदुत्व के मुद्दे पर आई। 2014 के बाद 2014 में उन्होंने बहुत सारे चुनावी वादे किए, 370 राम मंदिर, ये सारे चुनावी वादे थे उनके। हिंदुओं का इससे बहुत आत्मिक वो था, बहुत उम्मीद थी हिंदुओं को कि भाई ये सारी चीजें होंगी, हुई भी, 370 हटा, राम मंदिर बना। लेकिन यही सरकार जो हिंदुत्व के मुद्दे पर आई, आज यही सरकार जो है एक तरीके से सामंतवादी सरकार बन गई है, व्यापारियों की सरकार बन गई है। कहें तो सिर्फ सिलेक्टिव लोगों को चीजें मिल रही हैं, जिन लोगों ने इन्हें उठाकर बिठाया वहां तक उन लोगों को क्या मिल रहा है? आज उन्हीं हिंदुओं को, मैं कह रहा हूं कि एक हिंदू परिवार है, एक हिंदू परिवार में हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट चलता है। और यही भाजपा सरकार जो है, मैंने देखा था लॉकडाउन के टाइम पे भी और उसके बाद भी, जब आयुष्मान कार्ड बन रहा था तो 6 की फैमिली वाले को बन रहा था। आपको भी पता है ये बात कि 6 का जिनका परिवार उनको बन रहा था, 6 के परिवार को मिल रहा था। क्यों मिल रहा था भाई? हिंदुओं के परिवार में कितने ऐसे परिवार होंगे जिनके 3 बच्चे हैं, जिनके 4 बच्चे हैं? एक जनरेशन को आप दे रहे हैं 4 बच्चे, कौन सा हिंदू पैदा कर रहा है आज की डेट में? आप एक ही कम्युनिटी को तो फायदा पहुंचा रहे हैं। इतनी हो गई, अब लोग एक बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं। आप एक ही कम्युनिटी को फायदा पहुंचा रहे हैं। जिन हिंदुओं ने अपना सब कुछ दांव पे लगा के आपको जो है वो किया, जिन हिंदुओं ने 50 साल 60 साल की सरकार को घुटनों पर लाकर आपको सत्ता दी हाथ में, आज आपने उन हिंदुओं को सेकेंडरी कर दिया इसी देश में। आज आप सिर्फ उन्हीं माइनॉरिटी का, और जिन लोगों ने आपको हमेशा, जिन लोगों ने आपको नीचे गिराने की कोशिश की, आप उन्हीं के वोट बैंक के पीछे पड़े हुए हो। चाहे वो, मैं अगर बात करूं मुसलमानों की, तो मुसलमानों की तुष्टिकरण पे भी भाजपा आ गई है। आज की डेट में सबसे ज्यादा, चाहे जो भी ये क्या था बंटवा रहे थे भी मोदी जी, सौगाते, ईद की सौगाते कुछ था ना, ऐसे कुछ बंटवाया था इन लोगों ने। कभी हिंदुओं के लिए भी करा ऐसा कुछ कि सौगाते दिवाली आ रही है, लो हिंदुओं, आई कभी सौगाते दिवाली? नहीं आई। कभी सौगाते रक्षाबंधन पे कुछ आया हिंदुओं के लिए? नहीं आया। राखी पे बसें चलवा देते, बसें चलवा देते हैं, ठीक है। तो आप समझिए ये चीज कि व्यवहार बदल रहा है राजनीति का चरित्र बदल रहा है। और भाजपा की भी राजनीति का जो मेन स्टैंड था हिंदुत्व, आज की डेट में वो कोर वैल्यू नहीं रही है। भाजपा अपने जो कोर वोटर हैं उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। मैं ये बात बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनके जो कोर वोटर हैं, जो सनातनी वोटर हैं, जो कट्टर सनातनी लोग हैं, उनको बिल्कुल भाजपा ने आज दरकिनार कर दिए। अच्छा आकाश, आपसे हम अभी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इमेज पे बैठे हुए हैं, तो थोड़ा पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ को आप पसंद करते हैं? बहुत पसंद करता है। कैसे आपको एक पॉलिटिशियन लगते हैं? वो मुझे बहुत अच्छे पॉलिटिशियन लगता है। मुझे लगता है कि जो एक कोई भी कट्टर सनातनी आदमी होगा, जो हमेशा अपनी जाति से पहले अपने धर्म को रखेगा, वो हमेशा उन्हें पसंद करेगा। अगर मैं जाति पे आऊंगा तो आप उत्तर प्रदेश का सिस्टम देख ही रही है क्या हो रहा है। ब्राह्मण राजनेताओं ने अभी एक मीटिंग की, उस मीटिंग पे ये हिसाब किताब बन गया कि जो है कि उनको वार्निंग तक जारी हो गई पार्टी से। उसके पहले देखिए तो आप जितने भी क्षत्रिय विधायक हैं, बहुत सारे क्षत्रिय विधायक हैं, बहुत सारी उन पे आपराधिक धाराएं हैं, लेकिन सारे क्षत्रिय विधायक जो है स्वतंत्र घूम रहे हैं। सेंगर तक को जमानत मिल गई जिनके ऊपर इतना गंभीर मामला था। लेकिन आप वहीं देख लीजिए, विधायक है विजय मिश्रा, आप उनको देखिए इतने समय से जेल में। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा कि आप ब्राह्मण हैं तो योगी आदित्यनाथ को आप पसंद नहीं करेंगे। नहीं, मैं उन्हें तो छत्री उनका टैग लगाया। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं। मैं ब्राह्मण से पहले मैं एक सनातनी हूं, मैं कट्टर सनातनी हूं, और मैं कट्टर सनातनी के तौर पर उनके अंदर अपना प्रधानमंत्री देखता हूं। मैं बहुत आपसे एकदम खुल के कह रहा हूं, मेरी दिली तमन्ना है कि वो 2029 में इस देश के प्रधानमंत्री बने और इस देश को उस चीज से बचाएं जिस गर्त में देश जा रहा है।
जहां सनातनियों को द्वितीय स्थान दिया जा रहा है और आज जो अंबेडकरवादी जो और माइनॉरिटीज हैं इस देश की, उन्हें प्रथम स्थान दे रही हैं इस देश की पार्टियां, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में। मैं चाहता हूं कि इस देश में सनातन को आगे ले जाने के लिए कोई ऐसा बड़ा चेहरा सामने आए जो सनातन के लिए, गौरक्षा के लिए कानून बनाए, जो बनाए इस चीज के लिए। आज आपके जितने भी मैं वीडियो देखती हूँ, सनातन पे जाते हैं, धर्म पे जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या लगता है कि सनातन कैसे चलेगा, धर्म कैसे चलेगा? बिना शिक्षा के क्या ये चल पाएगा? बिना रोजगार के क्या युवा कुछ कर पाएंगे? आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की आ रही है। पेपर जब भी कोई होता है लीक हो जाता है, बच्चे परेशान हैं। हाँ, स्कूल सरकारी बंद हो गए इतने सारे। मैं ये चीज जो है ना, प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, आप इन पे कभी बात नहीं करते? मैं बात करता हूँ इस चीज पे, मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप देखिएगा। मैं तो कहता हूँ खुल के ये चीज कि जब हमारा वोट लेना होता है तो ये सरकार गली गली में बूथ लगा देती है, आपको 100 मीटर से दूर जाना नहीं होता है, आप नहीं भी चल सकते हैं तो ये सरकार गाड़ी से ढो के ले जाती है आपको और वोट दिलवाती है। जब ये सरकार इतना कर सकती है तो जब परीक्षा के सेंटर आने होते हैं तो इसी स्टेट में, इसी देश में आप देखिए, हमारे देश का युवा ट्रेनों में भर के गधों की तरह, घोड़ों की तरह, जानवरों की तरह, खच्चरों की तरह भर भर के एग्जाम देने जाते हैं लोग। बहन बेटियां पिसती हुई जाती हैं ट्रेनों में एग्जाम देने। क्यों नहीं सोचती सरकार इस बारे में? क्यों इनकी व्यवस्था नहीं की जाती है कि उत्तर प्रदेश का आदमी जो है मध्य जा रहा है, कहीं और देश के किसी और कोने में जा रहा है पेपर देने, और इसी प्रदेश में जब एग्जाम होता है तो हमारे यहाँ प्रतापगढ़ का आदमी जो है जा रहा है आजमगढ़ पेपर देने। इस तरीके की व्यवस्था कर दी जाती है, मुजफ्फरनगर जा रहा है पेपर देने। क्यों इस तरीके की चीजें की जाती हैं जनता को? क्यों? और ये एक विषय है। आप सबसे पहले तो आप इस चीज का समाधान करिए कि आप कोई भी आदमी पेपर देने जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, तो उसके जाने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। या तो आप उसकी व्यवस्था कीजिए कि वो अच्छे तरीके से पहुंचे, सुगमता से, और नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए उनके नजदीकी जगहों पर आप परीक्षा स्थलों का चयन कीजिए। पहली बात। दूसरी बात आपने कही अभी, सरकारी स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों के बंद होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो प्राइवेट स्कूल का माफिया नेटवर्क है ना, इस पे कोई बोलना नहीं चाहता। सबके सब सिस्टम से जुड़े हुए हैं, हर किसी से सरकार को लाभ मिल रहा है। सरकारें डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारें उनसे लाभ लेती हैं। यही कारण है। आप सोच कर देखिए, आज क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे को ट्यूशन की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्यों जरूरत है? इतने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, क्यों जरूरत है? ये कोचिंग माफिया, ये एजुकेशन माफिया, इन्होंने इस तरीके से इस सिस्टम को हाईजैक कर रखा है ना कि आप किसी से भी ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप अगर सीएमएस तक में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को, डीपीएस में पढ़ा रहे हैं, आप ला मार्टिनियर में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को, जो हाईली रिप्यूटेड स्कूल्स हैं, उसके बाद आप कोचिंग में फीस दीजिए। इस तरीके का सिस्टम हाईजैक किया हुआ है इन्होंने। अब आप बताइए, एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा वो कहां जाएगा कोचिंग पढ़ने? प्राइमरी स्कूल में अगर आप शिक्षाएं बेहतर कर देंगे तो वो क्यों जाएगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने? अगर प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ने जाएगा तो ये प्राइवेट स्कूल के जो कोचिंग माफिया हैं, जो स्कूल माफिया हैं, जिन्होंने पेंसिल से लेके कलम तक आपको वहां लेनी है, ड्रेस तक आपको वहां लेनी है, किताब तक आपको वहां लेनी है, हर चीज आप वहां लीजिए, और उसके बाद जो है एक रुपए का डिस्काउंट नहीं आपको, 4 की चीज 14 में बेचेंगे। अभी एक बंदे ने वीडियो डाला था, शायद सीएमएस का था, उसने लास्ट डेट होती है इन लोगों की फीस सबमिट करने की, डिले हो गया क्योंकि आम इंसान था। 4 दिन बाद वो बंदा जब पहुंचा फीस सबमिट करने तो उस पे चार्जेस लग गए थे एक्स्ट्रा, तो उसने वीडियो पे डाला। तो इस तरीके से ये प्राइवेट स्कूल जो है लोगों की कमर तोड़ के रख, ये एक्सप्लॉयटेशन है पूरी तरीके से। शिक्षा व्यवस्था में बहुत जरूरी है मानकों की। कुछ मानक सरकार निर्धारित करे कि इससे ज्यादा फीस नहीं ली जानी चाहिए। एक केजी का, नर्सरी के बच्चे की फीस 5,000 4,000 रुपए क्यों है? 8,000 रुपए क्यों है? 10,000 रुपए क्यों है? एक बच्चा जो 4 साल का है, 5 साल का है, उसे कौन सी आप जड़ी बूटी सुंघा रहे हैं कि आप उससे 10,000 रुपए फीस ले रहे हैं? इतना तो वो मेड भी पैसा नहीं लेती है जो पूरे दिन नौकरी करेगी आपके यहाँ, पूरे दिन आपके बच्चे को पालेगी, पोसेगी, केयर टेकर करेगी, और आपके बच्चों को 1 2 3 4 100 तक सिखा भी देगी, काका भी सिखा देगी, ABCD भी सिखा देगी। वो भी इतना पैसा नहीं लेगी। किस बात का पैसा लेते हैं ये? शिक्षा तंत्र में मानकों की बहुत जरूरत है, और मैं ये बात सरकार से भी कहता हूं, और ये बात हर उस जिम्मेदार आदमी से कहता हूं जो इस सिस्टम से जुड़ा है। मैं हर वोटर से कहता हूं, सरकार से कहता हूं, शिक्षा मंत्री से कहता हूं कि आपको शिक्षा व्यवस्था में मानकों की जरूरत है। आपको मानक तय करने होंगे कि इस निर्धारित फीस से ज्यादा आप फीस नहीं ले सकते। बहुत जरूरी है, मुझे लगता है बहुत जरूरी है, ये चीज करनी चाहिए। लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि तो अब मेरा सवाल आपसे ये है
कि अब आपको क्या लगता है, हिंदू खतरे में है या अभी शिक्षा विकास ये मुद्दा ज्यादा है? मतलब लोगों ने ऐसे गुमराह कर दिया है हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, लेकिन असल में हिंदू तब खतरे में जब आपको सही से एजुकेशन नहीं मिलेगी, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आप मजबूर हो जाएंगे। देखिए, असल में जब हिंदू जागेगा ना, जागरण क्या होता है, जागरण एक तरीके का नहीं होता है कि आप जगे तो सिर्फ अपने धर्म के लिए जगे। जब आदमी जगता है, आज मैं आपसे आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूं, मुझे लोग जानते हैं कट्टर सनातनी की तरह, लेकिन मैंने बताया आपको, आपने एजुकेशन सिस्टम पे मुझसे सवाल पूछा, मैंने बोला ना आपको कि क्या है। ऐसे ही हर हिंदू जब जागेगा तो वो हर विषय पर बात करेगा, हर चीज पूछेगा, लेकिन धर्म सबसे बड़ा विषय इसलिए है क्योंकि अगर आपका धर्म कमजोर होगा तो भले ही आप रोटी कपड़ा मकान की कितनी भी मर्जी चिंता कर लीजिए, रोटी छीन ली जाएगी, कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, मकान जला दिए जाएंगे, तब आपके पास न शिक्षा रहेगी, न रोजगार रहेगा, न आपके पास ये विषय जिन विषयों पर आप चर्चा कर रही हैं वो उन विषयों पर चर्चा करने के लिए हम बैठे रहेंगे, नहीं होगा। अच्छा, आपसे एक और सवाल पॉलिटिकल करते हैं। 5 ऐसे पॉलिटिशियन के आप नाम बताइए जो आपके पसंदीदा नेता हो, अच्छे नेता हो, जो लगता हो कि हाँ इन्होंने अच्छा समाज में काम किया है। मुझे एक नेता बहुत अच्छे लगते हैं, वो है प्रमोद तिवारी। अब इसका नाम ले रहे हैं क्योंकि वो प्रतापगढ़ से हैं। प्रतापगढ़ से नहीं, अब मैं देखिए, मैं बजरंग दल से हूँ, प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता हैं। पंडित है इसलिए फॉलो कर रहे हैं? नहीं, पंडित है इसलिए नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैं पंडित नहीं। प्रतापगढ़ जिले में आप चले जाइए। अब राजा भैया का भी तो नाम ले सकते थे। मैं राजा भैया को भी बहुत पसंद करता हूँ, मैं उनका नाम लूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं हूँ, मैं उसकी खासियत आपको बता रहा हूँ। राजा भैया बहुत फेमस है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, और बहुत ही, मैं बिल्कुल क्लियरिटी से ये चीज कहता हूँ, बहुत प्रखर नेता है, बहुत विजनरी नेता है, और वो जो बोलते हैं बहुत नपातुला बोलते हैं, और युवाओं के, अगर प्रतापगढ़ जिले में देखें, नहीं पूरे देश के युवाओं के आदर्श हैं वो। अगर आप बातचीत करने की शैली देखिए उनकी, और उनके कार्य काम करने की शैली देखिए, तो वो बहुत फेमस है इन सब चीजों को। वैसे ही शिक्षा दे रहे हैं, हाँ, हर चीज को, और यूथ को बहुत सही डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं वो कभी ये चीज नहीं कहते कि आप आंख बंद करके धर्म की तरफ ही चलो, वो ये कहते हैं, प्रेरित करते हैं लोगों को कि आप रोजगार की तरफ भी ध्यान दो, आप आत्मरक्षा की तरफ भी ध्यान दो, आप धर्म की तरफ भी ध्यान दो। तो प्रमोद तिवारी के बारे में वही मैं कह रहा हूँ कि उनकी पहचान किसी पार्टी की मोहताज नहीं है, ना उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई उनको उनकी पार्टी की वजह से वोट देता है। प्रमोद तिवारी अपने आप में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में किसी भी पार्टी या कहें किसी भी संगठन को किनारे रख के काम किया है। पार्टी अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने हमेशा जो उनका जो विजन है, जो उनका मोटिव है, वो है कि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो सबसे नंबर 1 पे रहे, प्रतापगढ़ जिले में एक अलग पहचान हो, वो उन्होंने उस रामपुर खास विधानसभा को दी। आज हम लोग सब जानते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है इसी चीज के लिए कि वो हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा समय से विधायक रहे, और उन्होंने सबसे ज्यादा समय से विधायक रहे, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा उन्होंने डेवलपमेंट भी किया। वो डेवलपमेंट कर पाए क्योंकि जनता ने उन्हें बहुत समय दिया। और आज मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए बहुत जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं प्रतापगढ़ की ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ हमारे यहाँ बहुत विकास है। हम संतुष्ट हैं इस चीज से कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में बहुत काम किया। उसके बाद मुझे एक राघव चड्ढा अच्छे नेता लगते हैं। मुझे लगता है युवाओं की हर बात को उठाते हैं। इस टाइम तो राघव चड्ढा मतलब जितने भी यंगेस्ट हैं, एजुकेटेड हैं, उनके सबके फेवरेट है, और मुझे लगता है कि राघव चड्ढा को लोगों को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मुझे एक चीज बहुत पसंद आती है उनके बारे में कि वो मुद्दे उठाते हैं जो युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं, जिन पे युवा सबसे ज्यादा परेशान है, तो वो मुद्दे उठाते हैं, और निश्चित रूप से इसका लाभ युवाओं को आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। सवाल कहीं नहीं जाते हैं, अगर किसी ने सवाल उठा दिया है तो सवाल वही है, जब तक उस सवाल का समाधान नहीं मिल जाएगा तब तक सवाल गूंजेगा। एक राघव चड्ढा ऐसा नेता मुझे समझ में आया, मैं अभी तक देखती रहती हूँ कि संसद में वो आज की जो समस्या है, फिर चाहे किसानों की हो, जीएसटी की बात की, राघव चड्ढा ने बहुत अच्छी बात की कि जीएसटी तो कम कर दी गई, लेकिन जो प्रोडक्ट है जो हम लोग परचेस कर रहे हैं उसके प्राइस तो कम नहीं हुए, वही प्राइस पे हम लोग खरीद रहे हैं। और ये बात मुझे उस टाइम क्लिक नहीं कर रही थी, मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो राघव चड्ढा जिस तरीके से स्टडी करता है और इतनी डीप चीजें लेकर आता है, आज की जो समस्या है, फिर चाहे इन्फ्लुएंसर पे कॉपीराइट लग जाना, इंस्टाग्राम चला जाना, लोगों का यूट्यूब चैनल चला जाता है, सालों सालों की मेहनत चली जाती है। ये भी शायद आपका भी इंस्टाग्राम अकाउंट गया है। हाँ, बड़ा दर्द हुआ होगा।
हाँ, और ये कॉपीराइट या स्ट्राइक आ जाता है तो मुझे भी बहुत दर्द होता है। हाँ, वो बात सही है। और ये इस समस्या के लिए भाई एक तो बहुत सारे जेन्युइन रीजंस भी होते हैं जिन वजह से जाता है अकाउंट, तो आदमी को लगता है कि ठीक है चलो कोई नहीं, जेन्युइन कारण था चला गया। तो और नेताओं में एक तो मुझे पर्सनली सचिन पायलट जी अच्छे लगते हैं, उनका मुझे बोलने का स्टाइल भी, काम करने का तरीका भी, और बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं, वो भी अपने लोगों में बहुत फेमस है। तो मुझे कांग्रेस में एक सचिन पायलट बहुत अच्छे नेता लगते हैं। और उसके बाद राजस्थान के एक नेता है रविंद्र भाटी, मुझे उनका भी बहुत बढ़िया लगता है। तो वो धड़कन युवाओं के, हाँ कहें तो युवाओं के आइडियल नेता हैं। और निश्चित रूप से मैं बहुत सारी चीजें मैंने उनसे सीखी है। और मुझे लगता है कि आप कितना भी मर्जी जो है, आप कितना भी ऊपर पहुंच जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, लेकिन बशर्ते इसकी कि आप 5 साल में अपनी जनता को सिर्फ वही चुनाव के 4.5 साल के बाद जो है नजर आए, 6 महीने के लिए जब दोबारा आपको चुनाव प्रचार में जाना हो, आप पूरे 5 साल जनता के बीच में रहिए। तो मैंने रविंद्र भाटी को ग्राउंड पर काम करते देखा है, लोगों के बीच में बैठते हुए देखा है, और मैंने आज तक उनको ऐसा नहीं देखा है कि अगला आदमी बहुत बड़े बड़े काफिले, बहुत बड़े जलसे कर रहा है, बहुत ऐसा धूम वो दिखा रहा है कि मैं विधायक हूँ, सांसद हूँ, तो मेरे पीछे 1 लाख लोग चल रहे हैं। मैंने देखा है उनको कि वो 4 लोगों के साथ भी जाके बैठे। रविंद्र भाटी एक ऐसा नेता है ना कि वो युवाओं से कनेक्ट हो रहा है, उसको पता है कि क्या चीज चाहिए। हाँ, और ठीक है, जो आज के समाज की प्रॉब्लम है, समस्या है, उनके साथ वो खड़ा है। उनको जो शक्ति समाज ने दी है, जो ताकत दी है, वो असल में जानते हैं कि वो समाज के लिए ही है, और वो कर रहे हैं उनके लिए। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राजनीति में उनका भविष्य बहुत बढ़िया है। और जो युवा पॉलिटिशियंस हैं या जो लोग राजनीति में भविष्य बनाना चाहते हैं, एक बार जरूर रविंद्र भाटी को स्टडी करना चाहिए उनको। आपसे मैंने पूछा कि आप 5 पॉलिटिशियन के नाम बताइए, आपने नाम लिया प्रमोद तिवारी, राजा भैया, ठीक है, और उसके बाद आपने बताया रविंद्र भाटी के बारे में, सचिन पायलट के बारे में, राघव चड्ढा के बारे में। इसमें एक भी महिलाएं नहीं आई, ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए है क्योंकि मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं महिला नेताओं को पसंद नहीं करता, अच्छी नहीं लगी। नहीं, मुझे मैंने कभी बहुत नोटिस नहीं किया इस चीज को। मुझे बहुत अच्छी होंगी। आपने टॉप 5 में पूछा, अगर आप शायद टॉप 10 में नाम लेते तो मैं किसी का नाम लेता भी। मायावती के, मतलब मायावती आपको कैसी एक राजनेता लगती है? उनके कार्यकाल, जो उनके काम रहे, वो कैसे आपको लगे? मायावती मुझे बहुत ही बहुत प्रभावशाली नेता लगती है। जो काम उन्होंने किया, वो काम मुझे नहीं लगता कि कोई भी बहुजन समाज का, दलित समाज का नेता आज तक कर पाया है। अगर दलित समाज के और बहुजन समाज के मन में जो भावना है ना, जो आत्मविश्वास की भावना है, जो उन्होंने अपने जमीर को उठाया है, जिस तरह बहुजन समाज ने पिछले 10-20 सालों में बहुजन समाज उठकर आया है, उस चीज को आप कह सकती हैं कि मायावती ने उस चीज को जो है एक रास्ता दिया, एक राह दी, उनको प्रेरित किया। मायावती ने जो करके दिखा दिया, वो चीज आज कितने भी नेता आ जाए, बहुजन समाज के तथाकथित नेता आ जाए, बहुजन समाज के नाम पर वोट लेकर विधायक सांसद बन जाए, ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुजन समाज के लिए कभी वो चीज नहीं की, कभी वो कदम नहीं उठाए जो कदम उन्होंने उठाए। जिस तरह उन्होंने बहुजन समाज को आज मुख्य धारा, अगर मैं इस बात को दावे से कहता हूं कि अगर मायावती को 10 साल का और मौका मिल जाता, तो जो आज एक कसक रह गई है कि आज बहुजन समाज मुख्य धारा से आज भी नहीं जुड़ पाया है, वो जुड़ जाता। आप भीमराव अंबेडकर जी को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करता। क्या रीजन है? बिल्कुल नहीं करता। क्या रीजन है? रीजन ये देखिए, अगर मैं एक हिंदू के तौर पर या एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय के तौर पर भी देखूं, तो मैं उनको इसलिए भी नहीं पसंद करता हूं कि आप समझिए, आजादी की लड़ाई में, पूरी आजादी की लड़ाई में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। पूरी आजादी की लड़ाई में उन्होंने संविधान लिखा, बहुत अच्छी बात है। संविधान के रचयिता, अगर आज संविधान के रचयिता के तौर पर उनको जाना जाता है, भले ही संविधान की जो पहला ड्राफ्ट है जो संविधान का, वो BN राव जी ने तैयार किया, बहुत सारे लोगों का योगदान रहा संविधान बनाने में, फिर भी अगर उन्हें संविधान निर्माता माना जाता है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आपने उन्हें संविधान निर्माता का खिताब दे दिया, लेकिन आप प्रश्न भी तो पूछिए कि उन्होंने किया क्या। उसी स्वतंत्रता संग्राम के लिए कितने क्रांतिकारियों ने जान गंवाई। उसी साइमन कमीशन एक्ट के लिए लाला लाजपत राय ने अपनी जान गंवाई, भगत सिंह की गोद में गिर के जान गंवाई, और उसी साइमन कमीशन एक्ट के समर्थन में थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा अंग्रेजों की तरफदारी करी। आप उनके क्योट्स उठा के देख लीजिए, उन्होंने खुद कहा हुआ है ये कि बहुजन समाज अगर अंग्रेजों का साथ ना देता तो ये देश जो है
कभी गुलाम नहीं रह सकता था। इतने दिन तक गुलाम रहा क्योंकि बहुजन समाज ने अंग्रेजों का साथ दिया इस चीज में। वो कभी नहीं चाहते थे कि ये देश आजाद हो। आरक्षण से आप सहमत हैं कि नहीं? मैं आरक्षण से सहमत हूं, लेकिन आरक्षण से, जातिगत आरक्षण से सहमत नहीं हूं। मैं आर्थिक आधार पर आरक्षण से सहमत हूं। जिन्हें आरक्षण की जरूरत है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। और ये कौन सा तरीका है आरक्षण देने का कि अभी भी आरक्षण होना चाहिए? आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए, मुझे लगता है आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उनके लिए होना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है, और हर जाति हर वर्ग के आदमी को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और सिर्फ इस आधार पर मिलना चाहिए कि वो आदमी आर्थिक रूप से कमजोर है, और उस आदमी को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उसको कितना आरक्षण चाहिए ये सरकार निर्धारित करे और आर्थिक आधार पर आरक्षण दे। मेरा व्यक्तिगत मानना है ये। जो एजुकेशन में आरक्षण दिया जाता है, एजुकेशन में आरक्षण सबसे ज्यादा पूरे देश को गर्त में ले जाने वाला काम है। मैं बिल्कुल इस चीज का बहुत कट्टर विरोधी हूं कि शिक्षा में बिल्कुल आरक्षण नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि ये वोट बैंक के चक्कर में ये पॉलिटिशियंस आरक्षण को खत्म करेंगे जैसा बढ़ाते जा रहे हैं अभी? बिल्कुल नहीं खत्म करेंगे, ये नहीं खत्म करेंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए, समाज जब किसी चीज की खिलाफत करता है, समाज जब पूरा समाज इस चीज की, जिस दिन जिन्हें आरक्षण मिल रहा है, जिस दिन वो ये चीज समझ जाएंगे कि ये आरक्षण ही उनके पैर की जंजीर है, ये उनके लिए अच्छा नहीं है, उन्हीं के समाज में, आप बहुजन समाज की बात कर लीजिए, आप ओबीसी समाज की बात कर लीजिए, आप किसी भी समाज की बात कर लीजिए, जो समाज आरक्षण का लाभ ले रहा है, उस समाज में ही सिर्फ उस समाज के 5 से 10% लोग इस आरक्षण का लाभ ले पा रहे हैं। वो आज आपस में ही उनकी तुलना चल रही है। जो 10% का जो 10% 15% की जो क्रीमी लेयर है, जो लोग आईएएस पीसीएस बन गए हैं, उनके बच्चों को वो अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते हैं। उसके बाद उनके बच्चे फिर उसी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, जिस एग्जाम में एक नॉर्मल गरीब आदमी का, गरीब बहुजन समाज का बच्चा बैठ रहा है जो प्राइमरी स्कूल से पढ़ा है, और एक बच्चा जो आईएएस पीसीएस का बच्चा है वो भी बहुजन समाज का ही है, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, महंगी कोचिंगों में पढ़ा है, वो भी उसी एग्जाम में बैठता है। और उसके बाद जो है क्या आप तुलना कर सकते हैं उनकी पढ़ाई की? कभी नहीं तुलना हो सकती। और उसे भी वही आरक्षण मिलता है, इन्हें भी वही आरक्षण मिलता है, और आगे जाके उसी आईएएस पीसीएस के बच्चे को फिर से आईएएस पीसीएस की नौकरी मिल जाती है, और ये बहुजन समाज का ही बच्चा पीछे रह जाता है उसी रेस में। आज लड़ाई सवर्णों और बहुजनों में आरक्षण की नहीं है। आज जो बहुजन समाज को, और जो कहें कि ओबीसी समाज को भी जो आरक्षण मिल रहा है, उस आरक्षण में ही जो बहुत लोग बहुत आगे जा चुके हैं, जो अभी मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, जो सवर्णों से संबंधित जितने भी भ्रांतियां हैं कि बहुत सारे सुख लेते हैं या बहुत सारी चीजें हैं, इनके यहाँ आर्थिक स्तर इनका बहुत ऊंचा है, उससे भी कहीं ऊपर है, लेकिन फिर भी वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और इससे नुकसान किसका हो रहा है? गरीब बहुजन समाज के आदमी का। ये बात बहुजन समाज के लोगों को नहीं समझ में आ रही है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि जिस समाज को 50% की एक आरक्षण की लिमिट लगाई गई थी, आज उस समाज को जो है 55%, 75%, 73%, 85% तक के आरक्षण की बात जो है भाजपा के ही नेता कर रहे हैं, सरकार ही कर रही है। क्यों? अगर वोट बैंक के लिए कर रही है। अगर एक आदमी, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने एक तीसरे आदमी को, या मैंने किसी को भी जो है 50 रुपए दिए, मैंने उस आदमी को 50 रुपए दिए, ये कह के कि भाई तुम्हारे गांव में सबके पास पैसे हैं, 50-50 रुपए हैं, तुमको मैं 50 रुपए दे रहा हूं, तुम भी अपना स्तर इन 50 लोगों, बाकी 20 लोगों के जितना कर लो। और उसके बाद 10 दिन बाद मुझे फिर उस आदमी को 70 रुपए देने पड़ रहे हैं, 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों ने अपने 50 रुपए का सही इस्तेमाल किया, और उस आदमी ने अपने 50 रुपए का सही इस्तेमाल नहीं किया। समझ रहे हैं आप? जाहिर सी बात है कि अगर उसे और पैसे देने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है या तो उसकी भूख ज्यादा है, या उसकी जरूरतें ज्यादा हो गई हैं, या वो जो काम कर रहा था वो काम भी नहीं कर रहा है, वो और मेहनत नहीं कर रहा है। भाई जिस बहुजन समाज को पहले शिक्षा ही नहीं थी, जो शिक्षा में थे ही नहीं, जिनको शिक्षा मिलती ही नहीं थी, ऐसी भ्रांतियां हैं, या भ्रांति है कि सत्य है ईश्वर जाने, लेकिन आज जब उन्हें अचानक से जो है आरक्षण मिलने लगा कि 50% का आरक्षण है, अब तो हम बिना पढ़े भी पास हो सकते हैं। तो पहले जो पढ़ के, जिनको शिक्षा का ही अधिकार नहीं था कहते हैं लोग, या जो कम शिक्षा में थे, जिनके अंदर लिटरेसी रेट जो जिनका सबसे कम था, आज उनको जब शिक्षा का अधिकार मिला तो उनको छूट दे दी गई। तो उनके मन में ये विचार आ गया कि भाई अब तो 50% आरक्षण है ही, हम तो पास हो ही जाएंगे। और आप स्थिति देख रहे हैं आज भी, समाज ज्यों का त्यों है वहीं पे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी को किस तरह देखते हैं? समाजवादी पार्टी को, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में हैं, पॉलिटिकल बातें हो रही है, चुनाव का वक्त आने वाला है। समाजवादी पार्टी को मैं इस नजरिए से देखता हूं कि अगर गिरगिट में 2 रंग है, 3 रंग है, 10 रंग है, तो समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके हजारों रंग हैं। जो आप समझिए कि अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में उनका नेता जाके खड़ा होके भाषण देता है तो मुस्लिम बन जाता है, बहुजन समाज में जाता है तो बहुजन समाज का नेता बन जाता है। अगर ब्राह्मणों में आता है तो परशुराम भगवान की मूर्ति उठा लेगा उनको। आज उनके अखिलेश यादव के चचा जो हैं शिवपाल यादव, उनका बयान वायरल हुआ 2 दिन पहले, कह रहे हैं कि ब्राह्मण आ जाएं, सारे ब्राह्मण विधायक हमारे यहाँ आ जाएं, हमारी पार्टी में आ जाएं, ब्राह्मणों को ज्यादा सम्मान मिलेगा।
तब कहा गया था तुम्हारा सम्मान जब तुम मुकुटमणि को ले आके जो है अपने यहाँ पार्टी में सम्मानित कर रहे थे और अपमानित कर रहे थे इटावा वाले ब्राह्मण परिवार को। उकसा रहे थे आप वहां के आसपास के यादवों को कि जाके जो है उनका घर फूंक दे। आज इसी पार्टी के लोग थे, इसी पार्टी के संरक्षित लोग थे जो वहां पर पत्थरबाजी करने गए थे जब गिरफ्तारियां हुई। क्या ब्राह्मण समाज ये भूल गया है? ब्राह्मण समाज कुछ नहीं भूलता है। जिन लोगों ने मुकुटमणि को बुलाकर उसी जो है अपने ऑफिस में सम्मानित किया, उन लोगों ने एक बार भी क्या उस ब्राह्मण परिवार से बात करने का प्रयास किया? दुनिया भर का कि मूत्र का छिड़काव किया, ये किया वो किया, जैसे झूठे आरोपों को पोषित करते रहे ये लोग, बोलते रहे कि ये किया। क्या कभी जाके उस चीज की जांच का विषय था वो? पुलिस ने उस मामले में मुकुटमणि और उनके जो साथी कथाकार थे उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया था, फर्जी दो आधार कार्ड रखने का और अपनी फर्जी आइडेंटिटी बताने का। क्या उस बारे में चर्चा हुई? नहीं हुई। आकाश, आपसे एक सवाल मैं करना चाहती हूँ कि जो बांग्लादेश वाली घटना हुई पूरे देश को उसने हिला दिया, ठीक है, सभी ने, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं सभी ने अपनी अपनी टिप्पणी दी। क्या आपको लगता है कि भारत में जो मुस्लिम समुदाय है उनको इस बात से आहत हुए हैं या नहीं? 1% आहत नहीं हुए, बिल्कुल आहत नहीं है, कोई आहत नहीं है इस चीज से। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो डाली है, हर वीडियो पे जो हंसी वाले इमोजी होंगे वो इसी समाज से आएंगे। गाजा के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर, हमास के ऊपर अपना पिछवाड़ा उठा उठा के रोने वाले ये कटे छटे जिहादी, ऐसा लगता है जैसे इनकी अम्मा का ननिहाल है वहां पे, इनका ननिहाल है वहां पे, इनका ननिहाल उजड़ रहा है। इस तरीके से वहां रोना रोते हैं ये बांग्लादेश में बोले नहीं कि बांग्लादेश के मैटर पे कह रहे हैं कि बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है। बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है तो गाजा में तुम्हारी अम्मी भी आई है, काहे लिए वहां पे रोते हो? सही बात है। वहां पे नहीं, वहां पे अगर गाजा और फिलिस्तीन की बात कर लो तो ऐसा लगता है कि जैसे इनके पिछवाड़े में किसी ने आग लगा दी हो। और यही बात अगर बांग्लादेश की कहो कि बांग्लादेश में ये चीज हुई है तो इनके मुंह से जबान नहीं निकलती। अभी पाकिस्तान में ये अगर होता, कोई अत्याचार हो जाता तो सारे एक हो जाते, क्वेश्चन आने लगते। हाँ। लेकिन अभी जब बांग्लादेश का हुआ, मैंने देखा सारे हिंदुओं ने, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने वीडियो डाले, लेकिन मुस्लिम समुदाय के कोई भी ऐसे इन्फ्लुएंसर ने इस पे कोई भी अपनी टिप्पणी अभी तक नहीं की। जिसने टिप्पणी भी करी है मैं बता रहा हूँ, एक आध को मैंने देखा जिन्होंने कहा हुआ कि मुस्लिम जो हुआ बांग्लादेश में वो बहुत गलत हुआ, बहुत निंदनीय हुआ। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि ये लेकिन बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। अरे बांग्लादेश का आंतरिक मामला कैसे है? बांग्लादेश कौन सा इराक ईरान से आया हुआ है? बांग्लादेश इसी भारत का हिस्सा है, इसी भारत से टूट के बना है, इसी भारत से टूट के पाकिस्तान बना, इसी भारत से टूट के बांग्लादेश बना। ये जो भी लोग बांग्लादेश में कर रहे हैं ये लोग भी कभी ना कभी इसी हिंदुस्तान का हिस्सा थे और इसी सोच का हिस्सा है। और वही जिहादी सोच जो है यहाँ के भी कटे छटे जिहादियों में है, इन ऊंचे पजामे वालों में है इनमें वो सोच निश्चित रूप से। आकाश, एक अब जब आपने कहा कि इसी देश का हिस्सा है बांग्लादेश और यहीं से कट के बना है, अभी आप देख रहे होंगे कि भिखारियों पे रोक लग रही है। जो यहाँ पे भिखारी जो बांग्लादेशी आए हुए थे उनकी पहचान हो रही है, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है लखनऊ से। इसमें लापरवाही किसकी है? आज तो उनको खदेड़ के निकाला जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो लोग आए कैसे? लापरवाही सरकार की है, लापरवाही उन राज्यों की है जिन राज्यों में जो बॉर्डर पे राज्य हैं, जैसे बंगाल है। बंगाल की सरकार समर्थन करती है इन सारी चीजों को अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। बंगाल की सरकार वहां पर बांग्लादेशियों को घुसाती है अवैध रूप से, उनको संरक्षण दे रही है और जब वो नहीं संभाल पाते हैं, वहां पर उनके लिए रोजगार नहीं होते हैं तो वो देश के अन्य हिस्सों में भाग के आते हैं और उसके बाद फिर इनको भगाया जाता है यहाँ से। निश्चित रूप से ये चीज जो हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। इनको यहाँ से उठा के जहाँ के ये है इनको वहां भेजा जाना चाहिए। ठीक। बांग्लादेश में एक इंसान को जला दिया जाता है तो सब लोग मानवता की बात करते हैं, सभी लोगों ने वीडियो बनाया। ये मेरी एक पर्सनल सजेशन है। डॉग पे बात होती है, स्ट्रीट डॉग पे बात होती है, कोई मर जाता है, इतने सारे ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर बात करते हैं। जब ये भिखारियों के बच्चे सड़क के किनारे का सीजन है, पॉलीथीन लेकर रोड पे सोते हुए दिखेंगे, खाने के लिए मोहताज हो जाते, खाना नहीं मिलता, एजुकेशन की तो बात छोड़ दीजिए, बिना कपड़ों के घूमते हैं, क्या तब मानवता शर्मसार नहीं होती है? हाँ, मानवता, आप मानवता की बात कर रही हैं। कुत्तों से भी मतलब बढ़ के इनको माना जाता है जब आप कुत्तों के लिए बात करते हैं। हम बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हैं कि ठीक है मानवता है, मानवता का ही कारण है कि इन्हें कुत्तों की तरह अगर ये कुत्तों का जीवन जी रहे हैं, यहाँ पर कुत्तों की तरह स्ट्रीट पे सो रहे हैं, पॉलीथीन लेकर सो रहे हैं, तो इसीलिए सरकार इनकी व्यवस्था कर रही है कि इनको इनके घरों पर भेजा जाए, जहाँ के रहने वाले हैं वहां इनको भेजा जाए, जहाँ पर इनके घर हैं, इनकी जमीनें हैं, जहाँ पे है वहां पे इनको भेजा जाए, वहां की सरकार इनको संरक्षण दे। अगर आप, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी की रिश्तेदारी में जाएंगे, आप किसी दूसरे के घर जा रहे हैं, अगर उसके घर पे जगह नहीं है आपको सुलाने की, तो आप बाहर ही तो सोएंगे।
तो सीधा सीधा सा कारण है, अगर हमारे यहाँ हमारे देश में जगह नहीं है, हमारे देश में हमारे ही देश के लोगों के लिए रोजगार का कितना क्राइसिस है इंडिया में खुद, और अगर बाहर से लोग आ रहे हैं जो है उनके लिए रोजगार नहीं है और सड़कों पर सो रहे हैं, तो इसके लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। भारत इतना ही बहुत कर रहा है कि उनको सुरक्षित इस देश से उनके वापस उनके देश भेज रहा है, और मैं इस कदम की बहुत प्रशंसा करता हूँ। शेखर आजाद, आप उन पे क्या कहना चाहेंगे? वैसे आप बहुत अच्छी टिप्पणियां करते रहते, मैंने देखा सोशल मीडिया पे। इंसान ने एक ब्राह्मण महापुरुष का नाम रखा, चंद्रशेखर आजाद का नाम रखा, अपने आप को चंद्रशेखर आजाद से तुलना करते हैं। जिस आदमी ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ, अभी आज भी आप देखिए उनका जो केस लड़ रहे हैं, उनके वकील भी ब्राह्मण है, जो आदमी हमेशा ब्राह्मणों के संरक्षण में रहा, जो आदमी आज भी ब्राह्मणों का इस्तेमाल कर रहा है खुद बचने के लिए, अपना वकील तक उसने ब्राह्मण लिया हुआ है, वो आदमी दिन रात ब्राह्मणों को गाली देता है सदन में जाके। ठीक है, मैं उस आदमी को यही समझता हूं कि वो आदमी सबसे ज्यादा बहुजन समाज का, इस समय सबसे ज्यादा बहुजन समाज का सबसे बड़ा दुश्मन वही आदमी है जो बहुजन समाज को उस पूरे सिस्टम से ही काट दे रहा है जिस सिस्टम में रह के बहुजन समाज फला फूला, बहुजन समाज आगे गया। बहुजन समाज आज अगर आप ब्राह्मणों से देखें या क्षत्रियों से देखें तो ब्राह्मण क्षत्रिय बहुजन समाज के दुश्मन नहीं है, वो हमेशा उन्हें अपने साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। जिस जातिगत भेदभाव की बात होती है आज, वो हजारों साल पुरानी घटनाएं हैं। आज के डेट में हर आदमी साथ साथ चलता है। मेरे खुद 50 से ज्यादा बहुजन समाज के मित्र हैं और हमेशा सर आंखों पर मुझे उठा के रखते हैं, मैं हमेशा उनके सुख दुख में खड़ा होता हूँ। क्या आपके मुस्लिम भी मित्र हैं? नहीं है, बिल्कुल एक भी नहीं है, होना चाहिए मुझे।